कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं। सुबह की पहली किरण उगते ही सुरभि की नींद टूट गई थी। आखिर रोज की आदत थी, भला एक रात में कैसे छूट जाती। वो हड़बड़ा करके उठ बैठी थी। खुद को अनजान जगह पा करके पहले तो चौंक गई, फिर चारों तरफ देखने लगी थी। ये तो दार्सिल सर का कमरा है, मैं यहाँ कैसे आई। उसकी नज़र सोफे पर लेटे दार्सिल पर गई थी और उसे कल की सारी बात याद आ गई थी। अपने शरीर पर भारी लहंगे और हाथों में लगी मेहंदी देख करके उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे थे। ये क्या हो गया मुझे? सोमित जी की दुल्हन बनना था, पर मैं यहाँ अभी कैसे होंगे? सोमित जी, कितना मारा था रंजन ने उन्हें, वो रोती सोचने लगी थी। दार्सिल को देख करके उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। ये सारा किया धरा इन्हीं का है। अगर ये मुझे पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने नहीं ले जाते तो रंजन कभी ऐसा नहीं करता। भैया ने कहा था कि वो मेरी मंगनी के बारे में सुन करके वापस जा रहा था, पर किसी ने फ़ोन करके मेरे पुलिस स्टेशन में होने वाली बात उसे बता दी थी और वो गुस्से में ये पूरा सत्यानाश कर दिया। कुछ देर रोने के बाद वो अपना फ़ोन ढूंढने लगी थी। उसका पर्स दार्सिल ने भाभी से आते वक्त ले लिया था, जो पलंग में बने शेल्फ पर रखा था। वो उठ करके उसमें से फ़ोन निकाल करके बालकनी में चली आई थी। हेलो सोमित जी, तुम आखिर क्या चाहती हो? सुरभि, मेरा बेटा मर जाए। पूरी रात वो आईसीयू में भर्ती रहा। उसे इस कदर मारा है उस गुंडे ने। गणेश ने फ़ोन उठाया था और चीखते हुए बोला था, चाचा वो कैसे हैं, यही जानने के लिए मैंने फ़ोन किया था। मैं सोमित जी को देखने आ रही हूँ, वो बोली थी रोते हुए। बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ नहीं आओगी। देखो सुरभि, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मनहूस परछाई मेरे बेटे पर फिर से पड़े। आज के बाद इस नंबर पर फ़ोन मत करना। गुस्से से बोल करके उन्होंने फ़ोन काट दिया था। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। मैं खुद सोमित के दरवाजे पर बैठता हूँ। वो उठ करके जनरल वार्ड में एक बिस्तर के आगे बैठ गया था। सोमित गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके सीने और पेट पर काफ़ी चोटें लगी थी। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह आईसीयू में रखने के बाद अब सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, पर उसे 2 सप्ताह का बेड रेस्ट दिया गया था। अभी भी वो दवाओं के असर में बेहोश ही था। गणेश जी उदास हो करके उसके चेहरे को देखने लगे थे। सुरभि, वो उठा तो उसे बिस्तर पर ना पा करके डर गया था, पर गेट अंदर से बंद देख करके कुछ सब्र हुआ तो उसे ढूंढने लगा था। उसकी सिसकती आवाज़ कमरे के बालकनी से आती सुन करके वो वहाँ चला आया था। वो दीवार से सट करके जोर जोर से रोए जा रही थी। क्या हुआ? प्लीज उठो, यहाँ से अंदर चलो। उसके हाथ पकड़ करके वो अंदर ले आया था। रोना बंद करो सुरभि, जो रात में जो हुआ है उसके लिए मैं बहुत गिल्ट फील कर रहा हूँ। मैं सॉरी बोलता हूँ सुरभि। रंजन की धमकी सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आया था। वो तड़प उठा था। उसके मोटे मोटे आंसू देख करके सारे उसके दिल पर गिर रहे थे। वो अभी भी उसका दोनों हाथ थामे बिस्तर पर बैठा था। सुरभि ने अपना हाथ उसके दोनों हाथों से छुड़ा करके आंसू साफ किया था। क्या आपके सॉरी बोलने से सोमित जी ठीक हो जाएंगे? वो जो आईसीयू में भर्ती हैं, दर्द से कराह रहे हैं, क्या उनका दर्द समाप्त हो जाएगा? भीगी आवाज में वो सिसकते हुए बोली थी। दार्सिल शर्मिंदा हो गया था। सुरभि, मैंने पूरी कोशिश की थी उसे बचाने की, पर मैं नाकाम रहा। वो किस हॉस्पिटल में है? मैं जाता हूँ, जो भी संभव है सब व्यवस्था कर दूंगा। वो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, बस वो पूरी रात आईसीयू में रहे हैं, ये चाचा ने बताया है, वो हौले से बोली थी। लाओ अपना फ़ोन दो। उसके पास पड़ा वो फ़ोन ले करके उसने वापस कॉल घुमाया था, पर उधर से बार बार कॉल काटे जाने की आवाज़ आ रही थी। अब दार्सिल ने अपना फ़ोन ले करके उस नंबर पर फ़ोन लगाया था। हेलो, आप किस हॉस्पिटल में हैं?
आप कौन बोल रहे हैं? गणेश जी ने उधर से पूछा था। आकर के बताता हूँ, पहले हॉस्पिटल का नाम बताइए। दारसिल ने नाम और कमरा नंबर जान करके फोन रख दिया था। मैं जाता हूँ, उनसे मिल करके जो होगा देख लूंगा, तुम रोना बंद करो। सुरभि वहां से उठ गई थी। दारसिल चुप हो करके उसे वॉशरूम जाते देखता रहा। दरवाजे के खटखटाने पर दारसिक उठ गया था। अम्मा आइए। बहुरानी कहाँ हैं? छोटे मालिक। वो सुरभि को सामने ना पा करके पूछी थी। उसके हाथ में कुछ कपड़े और ज्वेलरी के बॉक्स थे जो वो टेबल पर रख दी थी। दारसिल ने बाथरूम की तरफ इशारा कर दिया था। बहुरानी दरवाजा खोलिए। ललिता जा करके दरवाजे पर दस्तक देती बोली थी। कुछ देर बाद सुरभि ने दरवाजा खोला था। ये लीजिए बहुरानी, बड़े मालिक ने भिजवाया है, आप नहा करके आ जाइए। मैं मीना को भेजती हूँ, वो आपका श्रृंगार कर देगी। उसके हाथ पर कपड़े रख करके वो बोली तो सुरभि ने कपड़े ले करके फिर से दरवाजा बंद कर लिया था। ललिता वापस चली गई। ब्लैक ट्राउजर और क्रीम टी शर्ट में दारसिल मुरझाया सा कुछ सोचता सीढ़ियों से उतर रहा था। सुरभि नहाने के बाद ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। उसे मीना तैयार कर रही थी। दारसिल उठ करके नीचे आ गया था। आओ बेटे, अभी इस वक्त तुम नीचे क्या कर रहे हो? कहीं जाने की तैयारी तो नहीं है? चौधरी जी हाल में बैठ करके चाय के साथ अखबार पढ़ रहे थे। दारसिल को आता देख करके खुशगवार हैरत से घिर गए थे। चौंका तो वो भी था, उन्हें सुबह के 7 बजे यहाँ बैठा देख करके। नहीं पापा, बस यूं ही चला आया था। पर आप तो अपने कमरे में अखबार पढ़ते हैं ना? तो मेरे बेटे ने जब मेरी मनचाही बहू ला दी है तो उसके लिए कुछ इंतजाम करना होगा ना। वो हंसे थे। दारसिल ने सर झुका लिया। बेटा, तुम क्यों गिल्ट फील कर रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। सुरभि मुझे बहुत पसंद है। मैंने पहले दिन से ही उसे अपनी बहू बनाने का सोचा था। पर देखो, तुम तो मुझसे ज्यादा फास्ट निकले। बरखुरदार। दारसिल ने शिकायती नजरों से उन्हें देखा था। अंदरूनी खुशी की चमक से चौधरी जी का चेहरा चमक उठा था। पापा, वो खुश नहीं है। बुझे आवाज में वो बोला तो चौधरी जी चुप हो गए थे। बेटा, रात में उसके रोने के अंदाज से ही मुझे लगा था कि कुछ गलत जरूर हुआ है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। दारसिल ने धीरे धीरे सारी बतानी बात शुरू कर दी थी। दारसिल, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। उस गुंडे से पूरा इलाका डरता है और तुमने उससे पंगा ले लिया। वो चिंतित होकर के बोले थे। दारसिल हाथों को मसलने लगा था। पापा, उसने सुरभि के साथ बहुत बदतमीजी की थी, उसे मारा और गालियां भी दी। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसे जवाब देने के लिए सुरभि की मांग भर दी थी। तो क्या तुम्हें सुरभि पसंद नहीं है? वो हैरत से बोले थे। मैंने ऐसा कब कहा पापा? मैं तो खुद उसे प्रपोज करने वाला था, पर रंजन की बदतमीजियों के बाद मुझे सोमित से उसकी मंगनी की बात पता चली थी। मैंने खुद की इच्छा को सीने में दबा करके उसे खुश रखने की खातिर ये सब किया, पर सब कुछ उल्टा हो गया। बेहद अफसोस से बोला था वो। किसी लड़की की मांग में सिंदूर भर देना बहुत बड़ी बात है दारसिल। वो कुछ सोचते हुए बोले थे। अब मुझे तुम ये बताओ कि वो तुम्हें पसंद है कि नहीं है? अगर पसंद नहीं है तो फिर कुछ उपाय सोचते हैं। पापा, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी में बोला और पापा को हंसते देख करके शर्मिंदा हो करके सर झुका लिया था। चलो बहुरानी, बड़े मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं। ललिता वापस उसके कमरे में गई थी। उसने अपने हाथों से सुरभि को चौधरी जी के द्वारा दिया उसकी सास का जेवर पहनाया था। रुकिए बहुरानी, आपकी मांग क्यों सुनी है? अब आपकी शादी छोटे मालिक से हो चुकी है और आप उनकी पत्नी हैं। आपकी मांग सुनी नहीं रहनी चाहिए, ये अपशगुन होगा। वो सिंदूर की डिब्बी उठा करके उसकी मांग भर दी थी। सुरभि की आंखें नम हो गई थी। वो अपने बालों को पूरी तरह से साफ करके नहाई थी। दारसिल के हाथों भरी उसकी मांग खाली हो गई थी, जिसे ललिता ने फिर से भर दिया था। वो कुछ नहीं बोल पाई, पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। वो ललिता और मीना के साथ कमरे से निकल गई थी। दारसिल की आंखें सीढ़ियों से आती सुरभि को देख करके खुशी की ठंडी फुहारों से भर उठा था। उसकी धड़कनें एक नई ताल से बजने लगी थी। नीले और हरे बनारसी साड़ी में सोने के भारी जेवर पहने, लाल सिंदूर से भरी मांग और हाथों में
हरी चूड़ियों के बीच उसकी माँ का जड़ाऊ कंगन पहने सुरभि बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। दारसिल ने उसके रूप को अपनी आंखों में बसा करके नजरें हटा ली थी। उसे डर लगा कहीं उसकी नजर ना लग जाए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो बहू, आओ बैठो। उनके पैर छूने के साथ ही चौधरी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और दूसरे कुर्सी पर बैठने को कहा। ललिता, चाय भेजो। सुरभि बेटा, दारसिल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब जो हो गया उसे भूल करके अपने नए जीवन की शुरुआत करो। तुम्हारी सास होती तो अपने हाथों से तुम्हें घर की चाबी सौंपती, पर अफसोस, ये लो बहू, आज से तुम इस घर की मालकिन हुई। अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, सारा कुछ तुम संभालो। अब ये सब कुछ तुम्हारे जिम्मे, मैं तो आजाद हो गया। वो कुछ उदास होने के बाद हंस करके बोले थे और उसका हाथ पकड़ करके हथेली पर चांदी का बड़ा सा चाबियों का छल्ला थमा दिए। पर सर, अब सर नहीं बेटा, पापा बोलो। मैं दारसिल का पापा हूँ। अब तुम इसकी पत्नी हो तो तुम्हारा भी पापा हुआ ना। वो मुस्कुरा करके बोले तो सुरभि की आंखें छलक आई थी। देखो सुरभि, तुम मुझे हमेशा से अपने दारसिल के लिए बहुत पसंद थी। मगर वो कुछ चुप हो करके बोले थे, अब जो बीत गया उसे याद करके अपना दिल मत दुखी करो। आज से एक नई शुरुआत करो। खुद को कभी अकेला मत समझना बेटा। तुम्हारे मन में जो विचार आए खुल करके मुझसे कह सकती हो। पापा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। मैंने कभी घर नहीं संभाला है। वो घबराते हुए हाथ खींचने लगी थी, पर चौधरी जी ने उसके हाथों को प्यार से थपथपा करके हंस करके कहा था, सुरभि बेटा, घबरा क्यों रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। मैं हूँ, ललिता है और दारसिल तो है ही। अब ये तुम्हारा अपना घर है। तुम यहाँ की बहू नहीं, बेटी बन करके रहोगी। अब सारे दुख से खुद को आजाद करो और मेरी अच्छी बेटी बन करके मुस्कुरा दो। चलो अब चाय पी लो। वो मुस्कुरा करके बोले और चाय की ट्रे उसकी तरफ खींचने लगे तो वो खुद से थाम ली थी। 2 कप चाय निकालने के बाद एक कप वो दारसिल की तरफ बढ़ा दी थी, जिसे उसने खुशी से थाम लिया था। दारसिल, मैंने पंडित जी को बुलाया है। तुम दोनों के सुखी जीवन के लिए मैंने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई है। और हाँ दारसिल, शाम में किसी अच्छे ब्यूटी पार्लर वाली को घर पे बुला लेना। रात में तुम लोगों की शादी का रिसेप्शन भी रख लिया है मैंने। तुम दोनों अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेना। वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि सुरभि का मन उदास रहे। वो अपने बेटे और बहू को खुशी से मुस्कुराते देखना चाहते थे। सुरभि बेमन से चाय पीती रही थी। दारसिल ने उसके नाराज चेहरे को देखा था, जहां खुशी की एक भी झलक नहीं दिख रही थी। पापा, कुछ दिन रुक जाते, वो हिचकते हुए बोला था। बिल्कुल भी नहीं, खुशियों को दरवाजे पर खड़ा नहीं रखा जाता है दारसिल। तुम दोनों को साथ देख करके मेरी खुशियां चौगुनी हो गई हैं। अब मैं बिल्कुल भी रुक नहीं सकता। तुम दोनों को बस तैयार हो करके आना है। सारा कुछ का इंतजाम देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। फिर मैंने आकाश को रिसेप्शन की सारी जिम्मेदारी दे दी है। आता ही होगा वो। चौधरी जी कुछ ना सुनते हुए अपना फैसला सुना रहे थे। गुड मॉर्निंग सर, आपने घर बुलाया था, किसकी रिसेप्शन करनी है? वो अपनी धुन में बोलता 16 श्रृंगार से सजी धजी सुरभि को देख करके चौंक गया था। उसकी निगाहें सुरभि के रूप से चौंधिया गई थी। सुरभि मैम, आप? ये मेरी पत्नी बन चुकी हैं दारसिल चौधरी की पत्नी, मिसेस सुरभि दारसिल चौधरी। इसलिए तुम अब इसे मैडम ही कहना। आकाश उसकी घूरती निगाहों को सुरभि पर टिका देख करके गुस्से से जताते हुए दारसिल बोला तो आकाश सकपका गया था। उसने नजरें फेर ली थी। दारसिल की अनुभवी आंखों ने उसके अंदाज में पता लगा लिया था कि उसे बेहद दुख हो रहा है। वो चाय खत्म करके उठ खड़ा हुआ था। सुरभि, उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दारसिल बोला तो सुरभि सर झुकाए उसके पीछे चल पड़ी थी। आकाश वो रुका था और बोला, हमारे ही रिसेप्शन की तैयारी करनी है तुम्हें, तो प्लीज सब कुछ सही से करना।
उन दोनों को साथ चलते देख करके जहां चौधरी जी की खुशियों का ठिकाना नहीं था, वहीं आकाश की मुट्ठियां कसने लगी थी। आकाश, बैठो, ये लो मेहमानों की लिस्ट है, सबको एक तरफ से कॉल करके इनवाइट करना शुरू कर दो। हमारी सारी कंपनीज के वर्कर्स को भी जरूर इनवाइट कर लेना, कोई छूटना नहीं चाहिए। मैं जरा कुछ जरूरी काम निपटा लेता हूँ। वो एक डायरी उसे थमाते हुए उठ खड़ा हुआ था। ललिता को उन्होंने इंटरकॉम से बुला लिया था। वो बोतल के जिन्न की तरह तुरंत ही आ गई थी। जी बड़े मालिक, आपने बुलाया? हाँ ललिता, तुम मेरे साथ चलो। गीता की अलमारी से मुझे अपनी बहू के लिए कुछ चुनिंदा चीजें निकालनी है। आज रात मैं सुरभि को अपनी खानदानी शादी के जोड़े में सजा देखना चाहता हूँ। मेरी बहू दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगनी चाहिए। वो हंस करके बोलते हुए अपने कमरे में जाने लगे थे। ललिता भी खुशी से सर हिलाती संग हो ली थी। दारसेल, तुमने मेरी पहली और आखिरी खुशी को छीन लिया है। मैं इस हार को कभी नहीं भूलूंगा। आज तुम भले जीत गए हो, पर वो दिन बहुत जल्द आएगा जब ये सुरभि दारसिल चौधरी की जगह पर सुरभि आकाश चौहान बनेगी। गुस्से से दांत किटकिटाते हुए बोलता वो डायरी खोल चुका था। देखो सुरभि, जो हुआ गलत हुआ, पर अब हम इसे सही कर सकते हैं। मैंने ये शादी भले रंजन से तुम्हें बचाने के लिए की हो, पर मैं इस शादी को दिल से स्वीकार कर चुका हूँ और पूरी ईमानदारी से इसे निभाऊंगा। अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम मुझसे कह सकती हो। दारसिल ने खाते हुए कहा था। उन दोनों को नाश्ता ललिता कमरे में ही ले आई थी। सुरभि खा नहीं रही थी, बस टूंग रही थी। दारसिल को उसके चेहरे से कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था, पर वो उसकी बात सुनना चाहता था। मैं सोमित जी को देखना चाहती हूँ, न जाने वो कैसे होंगे, परेशान सी वो बोली थी। उसने दारसिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो चुप हो गया था और नाश्ता अधूरा ही छोड़ करके उड़ गया था। ठीक है चलो। गाड़ी की चाबी ले करके वो चल पड़ा था। वो अपना फोन लिए साथ चल पड़ी। पापा, हम जरा बाहर से आते हैं, जल्दी ही आएंगे। दारसिल उनके कमरे में आया तो वो ललिता के साथ पूरी अलमारी पलटाए बैठे थे। ये क्या कर रहे हैं पापा? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं बाहर जा रहा हूँ तो इसके लिए कपड़े खरीद दूंगा। दारसिल परेशान होकर के बोलता। पास आया तो सुरभि खुद आश्चर्य से उन्हें देखने लगी थी। कपड़ों के ढेर फैलाए वो बच्चे लग रहे थे। चौधरी जी हंस करके बोले थे, बेटा, आज की रात मैं अपनी बहू को अपने खानदानी शादी का जोड़ा और जेवर में सजे देखना चाहता हूँ। अब तेरी माँ तो है नहीं जो ये सब करेंगी, सब कुछ मुझे ही करना होगा। पापा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप चुपचाप यहाँ बैठिए, हम तीनों मिल करके जल्दी से सब कुछ निकाल लेते हैं। वो बोलता उन्हें बिस्तर पर बैठा दिया था। आओ सुरभि, जरा हेल्प करो। आप भी आइए अम्मा, हम सब मिल करके पापा का काम आसान करते हैं। वो मुस्कुरा दिया था। चौधरी जी हैरान हो करके उसे देखने लगे थे। वो काम कर रहा था, वो भी घर के। वो मुस्कुरा उठे थे। सुरभि की इच्छा तो नहीं थी, पर वो मना नहीं कर सकी। उन तीनों ने मिल करके ढेर सारे जेवरों के सेट निकाल करके अलग करने शुरू कर दिए थे। छोटे मालिक, ये वाला सेट बहुत सुंदर है, आप जरा बहुरानी की मदद कीजिए। देखिए कब से शोकेस खींच रही हैं, पर निकल नहीं रहा है। ललिता गहनों का मलमल के कपड़ों से साफ कर रही थी। तभी वो सुरभि को परेशान देख करके दारसिल से बोली। दारसिल ने जा करके शोकेस पकड़ा तो सुरभि का नाजुक सा हाथ भी उसकी मुट्ठियों में आ गया था। वो कसमसा करके अपना हाथ पीछे खींच ली थी। ये लो, कितनी आसानी से खींचा तो गया, तुम में इतना सा भी दम नहीं है। वो हंसता पहले की तरह उसे चिढ़ाता बोला था। वो गुस्से से अपने नाखून फर्श में रगड़ने लगी थी। दारसिल को उसकी इस अदा पर टूट करके प्यार आया था। ललिता ने ढेर सारी नसीब और कामदार साड़ियों के साथ बेहद भारी कामदार लहंगा भी निकाल लिया था। चौधरी जी खुशी से चिल्ला उठे थे, हाँ यही है, पहले तुम्हारी दादी ने पहनी, फिर तेरी माँ ने, और अब सुरभि पहनेगी। सुरभि बेटा, तुम्हें पसंद आया ना? उनके पूछने पर वो चिहुक उठी थी।
पापा ये तो बहुत भारी है, मुझसे कैसे संभलेगा। बहुरानी आपको बस स्टेज पर बैठे रहना है, कोई काम थोड़े ना करना है। हंस करके ललिता बोली तो सब हंस दिए थे। वो झेप गई थी। लाल और गोल्डन रंग से मिला कामदारी लहंगा बेहद खूबसूरत था। उस पर सोने के पतले तारों का वर्क किया हुआ था जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। ललिता इसके साथ वो सोने और डायमंड का जड़ाऊ सेट ज्वेलरी पहनाना और डायमंड के कंगन भी, बाकी के सारे गहने और साड़ियां दारसिल के कमरे में ले जाओ। वहां पर रतन के एक गोदरेज लगवा दिया है, उसमें बहू का सारा सामान रहेगा, उसी में सेट कर दो। चौधरी जी के बोलने पर सुरभि ने उन्हें हैरत से देखा था। उन्होंने उसे पास आने का इशारा किया तो वो धीरे से चलती उनके पास जा करके खड़ी हो गई थी। बेटी, तेरे आने से मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तू मेरी बेटी है और बेटी को सजा करके रखना एक माँ का काम होता है। वो दुखी हो करके चुप हो गए थे। सुरभि ने अनायास ही अपना हाथ बढ़ा करके उनके हाथों को थाम लिया था। वो हौले से मुस्कुरा उठे, फिर बोले, पर कोई बात नहीं बेटी, तू आ गई है ना, अब मेरी उम्र दोगुनी हो जाएगी। मैं तुझे सजा करके रखूंगा, तेरी जो इच्छा हो वही पहनना, जहाँ जाने का दिल करे जाना, बस तू खुश रह, मेरी यही इच्छा है। तुझे मुस्कुराता देख करके मैं भी हंसता रहूंगा। अब तू दारसिल के साथ जा और घूम करके आ। दारसिल, सुरभि को उसकी पसंद से मार्केटिंग करवा देना और आज तू वापिस बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी जा और 12 बजे तक आ जाना। तुम दोनों को पूजा में बैठना है। चौधरी जी की बात सुन करके वो हाँ में सर हिला करके बाय बोलता बाहर निकला था। जा बेटा, कुछ हल्के कपड़े और गहने खरीद लेना। सर पर हाथ फेरते वो बोले और उसे बाहर भेजे थे। वो उनके पैर छूती बाहर निकल गई थी। ललिता, इस उदास लड़की के ओंठों की मुस्कान मुझे देखनी है। मैं इसको खिलखिला करके हंसते देखना चाहता हूँ। इस लड़की के अब तक के सारे दुख को मैं भुला देना चाहता हूँ। वो सोचते हुए बोले तो ललिता ने मुस्कुरा दिया था। बड़े मालिक, सब ठीक हो जाएगा, आप हैं ना। बहुरानी हंसेंगी और खिलखिलाएंगी भी, बस कुछ समय लगेगा। वो अपने तजुर्बे से उन्हें आश्वस्त करती बोली थी। उनकी आंखों में सोच की लकीरें उभर आई थी। उनकी आंखों में सोच की लकीरें उभर आई थी। अंकल, हम सोमित से मिलने आए हैं। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो गणेश जी दरवाजे पर टहलते दिखे थे। उन्होंने पहले दारसिल को देखा और फिर सुरभि को। उसके सुहागन रूप को देख करके उन्हें एक हौसला सा मिला था, पर गुस्सा तो खत्म नहीं हुआ था। वो उठ खड़े हुए थे। तुम्हें मना किया था ना मैंने, तुम क्यों आई हो? तुम सोमित से नहीं मिल सकती हो। वो गुस्से से बोल करके अंदर जाने लगे थे। सुरभि रोने लगी थी। दारसिल ने उसे रोते देखा तो उसके सारे आंसू अपने दिल पर गिरता महसूस करने लगा था। अंकल, हम एक बार सोमित को देख लेंगे और फिर चले जाएंगे, वो रिक्वेस्ट करते हुए बोला तो वो रुक गए। तुम क्यों आए हो? इसका पति रंजन साथ में नहीं आया क्या? उसने मेरे बेटे को बहुत मारा है, इसलिए आने का हिम्मत नहीं जुटा पाया शायद। वो रुंधे स्वर में बोले थे। अंकल, मैं दारसिल चौधरी हूँ। रंजन को मैंने जेल भेज दिया है। सुरभि की शादी मुझसे हुई है, अब ये मेरी पत्नी है। आप हमें एक बार सोमित को देखने दीजिए, हम तुरंत चले जाएंगे। ये तुमने सही नहीं किया बेटा, वो अफसोस से बोले थे। वो सुरभि को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे भी वादा किया था कि वो सोमित को बस डरा करके भगा देगा, पर देखो उसने क्या हाल कर दिया इसका। वो रोते हुए अंदर आए थे। बिस्तर पर नींद में सोया सोमित बेहद दर्द में लग रहा था। उसके शर्ट खुले हुए थे और पूरा सीना पेट पट्टियों से बंधा हुआ था। सुरभि उसके पास जाने लगी तो गणेश जी ने रोक दिया था और उसका हाथ पकड़ करके बाहर खींच करके ले आए थे। अब मेरे बेटे से दूर रहना। सुरभि, तुमने तो उसे मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर भगवान को मुझ पर शायद दया आ गई, उन्होंने मेरे बेटे की जान बख्श दी है। वो गुस्से से बोलते रो पड़े थे। चौधरी खानदान इस शहर का बहुत नामी खानदान है, उनकी नाक मत कटा देना। तुम्हारा पापा मेरा मित्र है, इसी के हक से एक सलाह दूंगा। सुरभि, तुमने एक बेटी, बहन और बुआ होने का फर्ज अच्छे से निभाया है,
एक लड़की की पहचान उसके ससुराल में हंसते खेलते रिश्तों से होती है। जिस तरह तुमने मेरे परिवार को जीवन भर का दर्द दे दिया है, उस तरह इन दोनों के साथ कभी मत करना। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम मेरे बेटे को भूल करके अपनी नई शुरुआत करो और अपनी पत्नी होने का सही धर्म निभाओ। यही रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में सुकून लाएगा। वो बोल करके रोती सुरभि के सर पर हाथ रख करके अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिए थे। दार्सिल ने सुरभि का हाथ पकड़ा और हॉस्पिटल के काउंटर पर आ गया था। सुनिए मिस, यहाँ जो सोमित दास पेशेंट है, उनके डॉक्टर से मिलना है मुझे। आप कौन हैं? उस लड़की ने पूछा तो दार्सिल ने अपना कार्ड निकाल करके काउंटर पर रख दिया था। वो पढ़ते ही अलर्ट हो गई थी। सर बस 2 मिनट, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। देखिए डॉक्टर, आप पैसों का बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। जो भी खर्चा होगा सारा बिल चौधरी इंटरप्राइजेज में भेज दीजिएगा, पर सोमित को कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ ही मिनटों में वो डॉक्टर के केबिन में बैठा बात कर रहा था। सर, सोमित के सीने में चोट ज्यादा लगी है, जिससे कुछ अंदरूनी इन्फेक्शन हो गया है। हमने पूरी तरह से ट्रीटमेंट अच्छी तरह से किया है। वो 10-15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आश्वस्त हो करके बोले तो सुरभि को कुछ करार मिला था। ओके डॉक्टर, मैं चलता हूँ, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए, कुछ जरूरी हो तो कॉल कर दीजिएगा। वो उठ खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर, क्या हाल है हमारे रंजन साहब का? कानों में ब्लूटूथ लगाए गाड़ी ड्राइव करता दार्सिल बोला था। सुरभि सीट से सर टिकाए सोच में डूबी थी। अच्छा तो हम दोनों अभी आ जाते हैं, बस 10 मिनट लगेगा। ये देखिए दार्सिल जी, रात में ये चिल्ला ही रहा था। इसने सेल को, चौकी और सारा सामान तोड़ फोड़ करके रख दिया है। ये बार बार सुरभि मैडम से मिलने की जिद कर रहा है। इसकी परसों कोर्ट में पेशी होनी है। हमने इस बारे में इसके चारों साथियों सहित पकड़ा है, पर इसकी भाभी ने इसके लिए अच्छे वकील का इंतजाम कर दिया है। सुरभि के नए रूप को देखता इंस्पेक्टर बोला था, मैं अपने फैमिली लॉयर से बात करता हूँ इंस्पेक्टर, इसे इस बार सजा दिलाए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। दार्सिल फोन निकाल करके किसी से बात करने लगा था। इंस्पेक्टर, मिस्टर चंदन रजक कुछ देर में आ जाएंगे। वो आपसे केस के बारे में सारी बात कर लेंगे। इस बार इसके खिलाफ मैं गवाही दूंगा। इस बार इसके खिलाफ मैं गवाही दूंगा। ये इस बार बिल्कुल नहीं बचेगा। दार्सिल बोल करके उठ खड़ा हुआ था। तो फिर चलिए हम दोनों ही अभी उससे मिल लेते हैं। दार्सिल हंसते हुए बोला था। सुरभि डर से घबरा करके बैठी ही रही थी। दार्सिल ने उसका हाथ पकड़ा और उसके कानों में झुक करके बोला था, मेरे साथ जैसा चाहो करो, पर उसके सामने बिल्कुल मत डरना। वो लोग जेल के अंदर बने सेल में आ गए थे, जहां वो पांचों एक साथ थे। रंजन सुरभि को देखते ही गुस्से से उठ करके सलाखों के पास आ गया था। आ गई तू? सुरभि, तूने मेरे क्रोध की ज्वाला में घी डाल दिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ये जेल, ये इंस्पेक्टर मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं बाहर आऊंगा और तुझे उठा करके अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद मैं तेरे साथ। उसकी बात अधूरी ही रह गई थी। इसके आगे बोलना भी मत रंजन, तेरी सुई अभी तक वहीं लटकी है। तू रात का सारा मंजर भूल गया क्या? अब ये मेरी पत्नी है और आज हमारा रिसेप्शन भी है। आज से पूरे समाज के लोग इसे सुरभि दार्सिल चौधरी के नाम से जानेंगे। और तू, वो जोर से हंस दिया था, तू यहीं जेल में अपनी एड़ियां रगड़ता रह जाएगा। तू जो ये जल्दी बाहर निकलने का सपना देख रहा है ना, मत देख, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मत देख ये सपने। इस बार तेरे सपने पूरे नहीं होंगे। इस बार तूने गलत आदमी से पंगा लिया है। ये दार्सिल, खबरदार जो मेरी सुरभि को हाथ भी लगाया, साले तेरी तो एक एक हड्डियों को चूरमा बना दूंगा। बड़ा हीरो बनना फिर रहा है ना तू? तेरी सारी हेकड़ी मैं यूं ही निकाल दूंगा। वो चुटकियां बजाता बोला था, तेरे सीने में पूरे 6 के 6 गोलियां दाग दूंगा और तेरी लाश को सड़ने के लिए सड़क पर फेंक दूंगा। होगा तू ढेर पैसों वाला, पर तूने मेरी सुरभि को मुझसे दूर करके
बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे जान से मारने के बाद ही मैं चुप बैठूंगा। सलाखों से लातों से मारता वो गरज उठा था। किस किस को मारेगा तू? तूने जिस तरह से सोमित जी को मारा है, उन्हें हॉस्पिटल के बिस्तर पर लिटा दिया है, वैसे ही दार्सिल सर को भी मारना चाहता है क्या? सुरभि गुस्से में चिल्ला उठी थी। उसका गोरा चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। वो आगे बढ़ी और उसके कॉलर को बाहर से पकड़ करके खींचा था। रंजन अचकचा गया था। इंस्पेक्टर और दार्सिल के साथ खड़े कुछ सिपाही भी उसके इस हमले से दंग रह गए थे। वो सब सुरभि के प्रोटेक्शन में आगे आ गए थे। तूने मुझे बहुत बेइज्जत किया है, कदम कदम पर मुझे मेरी ही नजर में गिराया है। तूने मुझसे मेरे सोमित जी को दूर किया है, पर अब याद रखना रंजन, दार्सिल सर मेरे पति हैं और उन पर आई हर मुसीबत के आगे मैं खड़ी रहूंगी। तुम अपने सामने हर वक्त मुझे पाओगे। सुरभि दार्सिल चौधरी को अब ये सुरभि एक पत्नी बन चुकी है और किसी पत्नी के सुहाग को मिटाने की हिम्मत यमराज में भी नहीं थी। तू किस खेत की मूली है? अपने आप को समझा ले, तेरे हित में अच्छा होगा। झटके से उसे धकेल करके सुरभि ने गिरा दिया था। वो आगे बढ़ी और दार्सिल का हाथ पकड़ते हुए उसे वापस बाहर ले जाती बोली, चलिए दार्सिल सर, पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें साथ में पूजा करनी है। दार्सिल ने अपनी आंखें झपका झपका करके उसे देखा था। उसकी पीठ को देखते हुए वो बाहर निकल गया था। रंजन अभी भी गिरा उसके हौसले से बेहद हैरान था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल बाहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था कि गाड़ी में बजता संगीत दार्सिल के मन को गुदगुदाने लगा था। सुरभि ने इतने हक से उसका हाथ पकड़ा था कि वो अभी तक उसकी छुअन को महसूस कर रहा था। उसके कानों में सुरभि दार्सिल चौधरी गूंज रहा था। वो सुरभि के मुंह से दार्सिल सर मेरे पति हैं, ये बेहिसाब बदहोशी में डूबा हुआ था। बजते संगीत के साथ गुनगुनाता गाड़ी बढ़ाते जा रहा था। दार्सिल सर, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि सोमित जी की तरह आपका भी हाल हो। ये जिस तरह से आपने मुझे रंजन से बताया था, मुझे भी उसी तरह रंजन से आपको बचाने के लिए आपके साथ खड़ा होना होगा। मैं सोमित जी से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। मेरे सारे सपने, सारे अरमा सोमित जी से शादी टूटते ही खत्म हो गए हैं। अब मेरे ओंठों पर कभी मुस्कान नहीं आएगी, पर मैं आज खुद से वादा करती हूँ, मैं एक पत्नी धर्म जरूर निभाऊंगी। मैं आपके घर को, पापा को और आपकी खुशी रखने की पूरी कोशिश करूंगी। पर एक रिक्वेस्ट है आपसे। वो दूर देखती गुमसी रुंधी आवाज में बोली थी, प्लीज मेरे साथ कभी जबरदस्ती मत कीजिएगा, कभी करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं खुद की नजरों में टूट करके बिखर जाऊंगी। दार्सिल गुनगुनाना भूल गया था। उसने गाड़ी साइड करके रोक ली। वो सुरभि को देखने लगा, जिसकी आंखें नमकीन पानियों से छलछला उठी थी। उसे सुरभि पर बहुत दया आई थी। वो जिस परिस्थिति में थी उसका डर जायज था। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? तुमने मुझमें और रंजन में कोई अंतर नहीं समझा है क्या? उसके हाथों को थाम करके वो बोला था। सुरभि फूट फूट करके रो दी थी। सुरभि, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। तुम अपने सारे दुख, तकलीफ और आंसू मुझे दे दो और बदले में मुझसे खुशियां उधार ले लो। बात बदलते हुए वो उसे हौसला दे रहा था। सुरभि ने सर उठा करके उसे देखा था। उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह रही थी। 3 दिनों से वो रोती ही आ रही थी। दार्सिल तड़प उठा था। उसने अपने रुमाल से उसके चेहरे के आंसुओं को साफ किया था। सुरभि, आज मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी तुम पर अपना पति वाला हक नहीं जताऊंगा। हम एक अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे से हर बात करेंगे। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर बोलो, बनोगी मेरी फ्रेंड? वो अपना एक हाथ उसके सामने फैला दिया था। सुरभि ने उसके दूसरे हाथ में कैद अपना हाथ आजाद कराया था।
उसने अपने आंसू पोंछे और अपना हाथ उसके फैले हाथ पर रख दिया था। फ्रेंड्स दोनों धीमे से मुस्कुरा दिए थे। दार्सिल को उसे समझाना था और सुरभि और फिर हौले हौले अपनी चाहत का एहसास करा करके अपनी जिंदगी में शामिल करना था। वो समझ गया था कि सुरभि को सोमित को भूलने में टाइम लगेगा। उसने अपने दिल के छलकते प्यार के दरिया पर बांध लगा दिया था और दोस्ती के रास्ते सफर पर चल पड़ा था। जिंदगी का ये सफर भी बुरा नहीं होगा। मुस्कुरा करके वो सोचा और सुरभि से बोला, अभी 1.5 घंटे समय है हमारे पास, माल चलोगी? कुछ हल्के सूट साड़ी और गहने ले लेता हूँ। वो भी मुस्कुरा करके हाँ में सर हिला दी थी। आओ मोहन बैठो। चौधरी जी हाल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। सर मैं ऑफिस गया था, वहाँ शर्मा जी ने मुझे सुरभि के कमरे में काम सब समझा दिया है। आपने बुलाया तो मैं सब कुछ छोड़ करके आ गया। कुछ काम है मुझसे सर, बैठते हुए वो बोला था। मुझे कहना तो नहीं चाहिए मोहन, मगर सुरभि पर तुमसे ज्यादा हक अब मेरा है, इसलिए कह रहा हूँ। अपने चश्मे को ठीक करते वो मोहन को ध्यान से देख करके फिर बोले थे, तुमने एक भाई होने का फर्ज कभी ठीक से नहीं निभाया। जितना मैं जानने लगा हूँ, तुम्हें सिवाय पैसों के कुछ नहीं सूझता और तुम्हारे इसी लालच की वजह से तुमने सुरभि की शादी समय पर नहीं की। आज सुरभि की जो स्थिति है सिर्फ तुम और तुम्हारी पत्नी के लालच के कारण है। सर ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा था सोमित को पहले ही शादी करने पर वो अपने जाप में व्यस्त था, बस इसी। वो फिर से झूठ बोल करके बचना चाहता था, पर सामने चौधरी जी थे। उनकी अनुभवी आंखें गलत इंसानों को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती थी। मोहन की आंखों की मक्कारी उन्हें साफ नजर आ रही थी। खैर छोड़ो, तुम्हारे इसी गलत फैसले के कारण आज सुरभि मेरी बहू बनी है। मैं तुम्हारी हर गलती माफ करता हूँ। आज मैंने उन दोनों की शादी की खुशी में दिन में पूजा रखी है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ आओ और आज तक जो लापरवाही सुरभि के प्रति तुम लोगों ने किया है उसकी कुछ भरपाई करो। अब तो उसके दिल में मायके का कुछ आस दिलाओ, ये एहसास कराओ कि तुम उसके भाई हो और उससे प्रेम करते हो। वो अफसोस से बोल रहे थे। मोहन को उनकी बात समझ नहीं आई थी। मैं समझा नहीं। आप उसके बोलने से पहले ही चौधरी जी ने हाथ उठा करके उसे आगे बोलने से रोक दिया था। ललिता इधर आओ, ये लो चाबी, 2 लाख रुपए ले करके आओ। उसके आते ही लाकर की चाबी थमाते बोले थे। वो लेकर के चली गई। मोहन अचरज में रह गया था। वो मन में सोचने लगा, ये तो घर की नौकरानी को तिजोरी खोलने को दे दिया, बुढ़ा सठिया गया है क्या। ललिता पैसे लेकर के आई तो चौधरी जी ने मोहन की तरफ बढ़ाया था। ये लो, सुरभि के लिए सुंदर कपड़े और कुछ गहने खरीद लेना और बाकी पैसों से अपने और परिवार के लिए भी कपड़े खरीद लेना। अभी जाओ, 12 बजे तक आ जाना। सर मैं खुद लेता आता, पर ठीक है आप दे रहे हैं तो ले लेता हूँ। वो खुशी को दबाते हुए पैसों के बंडल को अपने बैग में डालने लगा था। कितना लालची भाई है, ललिता सोचते हुए चली गई थी। ठीक है मैं चलता हूँ सर, 12 बजे से पहले आ जाऊंगा। वो मुस्कुरा करके बोला तो चौधरी जी ने सहमति दे दी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुनो मोहन उसके पास चल करके गए और गंभीर होकर के बोले, मेरे बुलाने या पैसे देने की बात सुरभि को पता नहीं चलनी चाहिए। वो कुछ पूछे तो कह देना तुम्हारी इच्छा थी सब कुछ ले करके आने की। जी सर, नहीं बताऊंगा, अब चलता हूँ। वो तेजी से बाहर चला गया था। मेरी रूपा रानी तो खुश हो जाएगी। इतने पैसे देख करके खुशी से वो हवाओं में उड़े जा रहा था। चौधरी जी भी बाहर निकल करके सजाए जा रहे मंडप को देखने लगे थे। वो दार्सिल और सुरभि की अधूरी शादी को पूरा कराने की तैयारी भी कर चुके थे। आकाश सब काम करवा रहा था और अभी भी कारीगरों के पीछे भाग रहा था। चौधरी जी सब काम अच्छे से होता देख करके संतुष्ट हो करके रमन के साथ कहीं बाहर निकल गए थे। अरे मेरी रानी,
आज तो तू खुशी से पागल ही हो जाएगी। ये देख मेरे बैग में क्या है। दरवाजा खोलते ही मोहन उसे गोद में उठा करके नाचने लगा था। अरे रे रे, गिराओगे क्या? उतारो, अब देखने तो दो क्या है तुम्हारे भानुमति के पिटारे में। लो देखो, पर पहले बैठ जाओ वरना गिर जाओगी। उसे पकड़े वो बेडरूम में ले आया था। हे भगवान, इतना सारा रुपया, कहीं लॉटरी लग गई क्या? कहाँ से लाए हो? वो बैग खोलते ही चीखी थी। मोहन मुस्कुरा करके उसकी खुशी देख करके खुद पर गर्व कर रहा था। मत रहो, बताओ तो। मोहन ने उसे चौधरी जी की पूरी बात बताई थी। सब जान करके उसका चेहरा उतर गया था। इसका मतलब ये सारे पैसे उस सुरभि के लिए हैं। वो बैग वापस मोहन की तरफ फेंक दी। मैं नहीं जाने वाली उसके ससुराल। वो महारानी कल रात से एक बार भी फोन करके मुझसे बात नहीं की है। मैं क्यों जाऊं उसके घर? अरे यार, अब कैसे समझाऊं तुम्हें, मेरी बात सुनो। उसे दरवाजे से जाते देख मोहन ने जा करके पकड़ा था। देखो, आज हमें सुरभि पर एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, पर यदि हम उसके पास जाते आते रहेंगे तो हमारे बच्चे या तुम्हें ही कभी कभी गिफ्ट वगैरह देती रहेगी ना। इतने पैसे वाले घर की बहू बनी है मेरी बहन, इसका फायदा नहीं लोगी? मजे हुए खिलाड़ी की तरह वो उसे सिखाने लगा था। रूपा चुप हो करके सोचने लगी थी। आखिर लालची तो थी ही, उसके लालच की भूख ने उसकी प्यास जगा दी थी। पर दारसिल की बातें याद आ रही थी। मोहन, कल रात वो हम दोनों से बहुत गुस्साया हुआ था। हो सकता है हमें देखते ही भगा दे। उसने कहा था अब सुरभि हमारी कोई नहीं है, अब उससे कभी मिलने आने की जरूरत नहीं है। तब कैसे जाएंगे? वो रात की बात याद करती घबरा गई थी। दारसिल की सर्द आंखों को याद करके उसके शरीर में झुरझुरी सी होने लगी थी। अरे वो तो उसने गुस्से में बोल दिया था, अभी कुछ नहीं कहेगा। और बोला भी तो चौधरी जी हमारे पीछे खड़े रहेंगे। सुरभि मेरी बहन है और आज पूरा शहर उसके चौधरी खानदान की बहू बनने की बात जान जाएगा। इससे जानती हो क्या होगा? वो मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो वो नहीं में सर हिला दी। मोहन की मुस्कान गहरी हो गई थी। वो उसे पकड़े फिर से बिस्तर पर ला करके बैठा दिया। अरे बुद्धू, लोग मेरी इज्जत करने लगेंगे और तुम्हारी भी औरतों की टोली में अच्छी साख जमने लगेगी। यही तो है लॉटरी। हमारी सुरभि हमारी लॉटरी है। रूपा रानी। रूपा खुशी से उछल पड़ी थी। अरे सच में, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब चलो भी। कहाँ? बाजार, जल्दी से बहुत सामान खरीदना है। पहले उसके लिए सब कुछ महंगा महंगा सामान लेंगे और जो पैसा बचेगा उससे अपने लिए खरीद लेंगे। चलो जल्दी। वो उसे उठा करके धकेलती बाहर भेजी थी। तुम गाड़ी निकालो, मैं पर्स लेकर के आती हूँ। उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा था। वो दोनों बाजार आ गए थे। सुरभि और दारसिल पोर्च से उतर करके मेन दरवाजे के पास आते तो ग्राउंड में बने खूबसूरत मंडप को देख करके चौंक गए थे। पवन, ये क्या हो रहा है? दारसिल ने एक नौकर को पुकार करके पास बुलाया था। छोटे साहब, वो बड़े साहब ये सब करवा रहे हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है। दारसिल चुप हो गया। उसने सुरभि को देखा तो वो भी भौचक्की सी रह गई। ओके, गाड़ी से सामान निकाल करके मेरे कमरे में ले आओ। चलो सुरभि। वो उतर करके आगे बढ़ गया था। मेरी सुरभि इस इडियत दारसिल के साथ घूम रही है, देख लेना एक दिन छीन लूंगा तुझसे मेरी सुरभि को। आकाश दूर से उन दोनों को एक साथ जाता देख करके गुस्से में बड़बड़ा रहा था। अरे मेरी लाडो आ गई, कैसी है तू सुरभि? अंदर के हाल में वो चारों आ करके बैठे थे। उसे आते देख रूपा उठ करके उसे गले लगाती बोली, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने मना किया था ना, दारसिल गुस्से में बोला था। रूपा डर से सुरभि को छोड़ करके दूर हट गई थी। ओ सर, मोहन इठलाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था, पर दारसिल ने उसे बोलने नहीं दिया। ये वो छोड़िए और जाइए यहाँ से। आप दोनों का सुरभि से कोई रिश्ता नहीं है। चलो सुरभि। उसका हाथ खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। सुरभि बिल्कुल शांत सी चुपचाप चली जा रही थी। उसने कातर दृष्टि सोफे पर सोए सोनी और मिट्ठू पर डाली थी और दुख से भर उठी थी। देखा, मैंने कहा था ना, दारसिल गुस्सा करेगा। नहीं जाना मुझे, पर तुम नहीं माने। करवा दी ना घोर बेइज्जती। अब चलो। मुंह क्या देख रहे हो?
रूपा गुस्से से पैर पटकती दोनों बच्चों को खींच करके उठाते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गई थी। मोहन खड़ा हो करके उन तीनों को ऊपर जाता देख रहा था। फुआ फुआ के पास जाना है, सोनी और मिट्ठू चिल्ला करके रोने लगे थे, पर वो उन्हें खींचते हुए बाहर निकल गई। रुको मोहन, उसे वापस बुलाओ। चौधरी जी बाहर से आए थे, वो गाड़ी से उतर करके अंदर आ ही रहे थे कि रूपा के पीछे उसे भी वापस जाते देख नाराज होकर के बोले। वो बाहर दौड़ पड़ा था। ललिता, ये लो, बहू को अभी यही कपड़े और गहने पहना देना। वो अंदर आए और अपने पीछे रतन के हाथों में पकड़े सामान की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। कुछ मिनट बाद रूपा मोहन के साथ मुंह फुलाए आ रही थी। बैठो तुम दोनों। वो हाल के सोफे पर उसका इंतजार करने लगे थे। ललिता सारा सामान ले करके जा चुकी थी। उसके पास आते ही सर्द आवाज में चौधरी जी बोले थे, आप दोनों के कारण इतनी बड़ी घटना घट गई और अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है। अरे दारसिल नाराज है, पर आप तो यहाँ अपनी ननद के लिए आई हैं ना। जी चौधरी साहब, रूपा हौले से बोली थी। तो फिर दारसिल से माफी मांग लीजिए और अपनी ननद की शादी में शामिल हो करके उसे आशीर्वाद दीजिए। पर सर, दारसिल सर ने हमें जाने को कहा है, मोहन धीरे से बोल रहा था। आप चलिए, मैं भी चलता हूँ साथ में, देखता हूँ कैसे नाराजगी नहीं खत्म करता। वो उठ खड़े हुए थे। अरे पापा, आप आइए ना। दारसिल बिस्तर से उठ करके आया था। सुरभि कपड़े चेंज करने चली गई थी। बेटा, इन्हें माफ कर दो, ये दोनों सुरभि के लिए आए हैं, इन्हें मत रोको, आखिर ये सुरभि के भैया भाभी हैं ना। अपने पीछे से आते उन दोनों को दिखा करके बोले थे। दारसिल नाराज ही था। पापा, ये लोग इस लायक नहीं है कि इन्हें माफी दी जाए। कल रात आप इन्हें मंदिर में छुपा देखते ना तो आपको भी बहुत गुस्सा आता। वो गुंडा सुरभि के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था। सुरभि चिल्ला रही थी और ये दोनों उसे बचाने की जगह पर छुपे हुए थे। इन्होंने तो पुलिस को फोन तक नहीं किया। वो गुस्से से बोल रहा था। तो पुलिस कैसे आ गई? रूपा अचरज से बोल पड़ी। दारसिल ने गुस्से से खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था। जब रंजन आया था, मैंने तभी इंस्पेक्टर को मैसेज कर दिया था। चौधरी जी की हंसी आने लगी थी। वो खुद को हंसने से रोक लिए थे। इससे दारसिल और भी गुस्सा हो गया था। अच्छा, जो हो गया उसे छोड़ो भी दारसिल, अब सुरभि और तुम्हारी शादी हो गई है और इस रिश्ते से ये दोनों तुम्हारे बड़े साले सलहज हैं। इनका सम्मान करना तुम्हारा फर्ज है। बेटा, माफ कर दो इन्हें। देखो, सुरभि भी यही चाहती है। उन्होंने खड़ी सुरभि की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वो वॉशरूम से बाहर आ गई थी और आंसू बहाते हुए वहीं से दोनों बच्चों को देखे जा रही थी। दारसिल ने सुरभि को देखा था। वो आपके भतीजी भतीजे को गोद में अपने भतीजे भतीजी को गोद में लेने के लिए मचल रही थे। दारसिल की बात मान करके वो नीचे से आ तो गई थी, पर बहुत उदास थे। उसे मोहन और रूपा से ज्यादा प्रेम सोनी और मिट्ठू से था। उन दोनों ने अपनी फूटते ही माँ का हाथ छुड़ाया और उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। फुआ, आप हम दोनों को छोड़ करके क्यों आ गई? हम आपको ढूंढ रहे थे, हमें बहुत रोना आ रहा था। दोनों उसके दोनों बाहों में समाये रोते हुए बोल रहे थे। सुरभि भी जोर से रोने लगी थी। अपने बाजुओं में दोनों को समाये वो गोद में उठा करके बिस्तर पर ला करके बैठाई थी। मैं भी तुम दोनों को बहुत याद कर रही थी बच्चों। तुम दोनों ने खाना खाया? वो रोती उनके गालों को चूमते हुए पूछ रही थी। दोनों रोते हुए हाँ में सर हिला रहे थे। तुम दोनों यहीं बैठो। वो इंटरकॉम के पास आई थी। अम्मा, 2 गिलास चॉकलेट हॉर्लिक्स भेज दीजिए। दारसिल सर, जो हुआ उसमें सबकी थोड़ी थोड़ी गलती है। आप भैया भाभी को माफ कर दीजिए, क्योंकि इनके सिवा मेरा अपना और कोई भी नहीं है। वो उसके पास आ करके उदासी से बोली थी। दारसिल को उसकी भीगी आंखों को देख करके बहुत दुख हो रहा था। चौधरी जी को सुरभि के मुंह से दारसिल सर सुन करके हंसी आ गई थी।
वो हंसते हुए दार्सिल से बोले, बेटा सुरभि की बात मान लो, वो अपने भतीजे भतीजी से बहुत प्रेम करती है। इन दोनों बच्चों की खातिर मान जाओ, माफ कर दो इन्हें। दार्सिल ने उसकी तरफ देखा था, उसकी आंखों में बेहद सुकून सा आ चुका था। ये शायद दोनों बच्चों के कारण हुआ था। ठीक है, सिर्फ सुरभि के कारण आप दोनों को एक मौका और दे रहा हूँ। वो बाहर निकलने लगा था। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ देर बाद पुजारी जी आने वाले हैं, तुम दोनों को तैयार होना है। सुरभि को सजाने पार्लर वाली आ रही है। तुम खुद तैयार हो जाओगे या तुम्हारे लिए भी बुला लूं किसी मेंस पार्लर के स्टाफ को? वो हंस करके बोले थे। मोहन और रूपा भी हंस पड़े थे। दार्सिल के मान जाने से उन दोनों का सर हल्का हो गया था। दार्सिल हौले से मुस्कुरा करके बोला, नहीं पापा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद तैयार हो जाऊंगा। लो बहुरानी हार्लिक्स, ललिता खुद आई थी। सुरभि ने टेप पकड़ लिया था। लो सोनू, सोनी, मिट्ठू पी लो, कुछ देर बाद खाना खा लेना। उन दोनों ने खुशी से गिलास पकड़ा और पीना शुरू कर दिया। वो वहीं बैठ गई थी। फुआ, आपके हाथों से खाऊंगा मैं, मिट्ठू बोला तो मैं खुशी से हाँ में सर हिला दी थी। मिट्ठू बोला तो वो खुशी में हाँ में सर हिला दी थी। दार्सिल, चौधरी जी और ललिता उन सबको बातें करने को छोड़ करके नीचे चले गए थे। सुरभि दोनों बच्चों के पास थी। मोहन और रूपा धीरे से उसके पास गए थे। सुरभि, हम ऐसा नहीं चाहते थे, पर हम मजबूर थे, हमें माफ कर दो। मोहन हाथ जोड़े बोला तो रूपा भी पीछे से बोली थी, मुझे भी माफ कर दो सुरभि, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ। सोमित से शादी करके तुम्हें कभी भी चौधरी खानदान की तरह मान सम्मान नहीं मिलता। जो खुशी तुम्हें यहाँ मिलेगी वो खुशी सोमित कभी नहीं दे सकता था। रूपा अपने तरफ से उसे अच्छा ही समझा रही थी, पर वो भड़क गई। भाभी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं अभी भी सोमित जी से ही प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। दार्सिल सर ने जो किया है मुझे बचाने के लिए मजबूरी में किया था। आप लोग पूजा में शामिल होने आए हैं, शामिल होइए और घर जाइए। नाराजगी से वो बोली तो मोहन ने गुस्से से सुरभि को देखा था। ये क्या अंट संट बोले जा रही हो सुरभि? दार्सिल सर ही अब तुम्हारे पति हैं। सुबह गणेश चाचा ने मुझे फोन करके इतना सुनाया है। मुझे बोले अपनी बहन को समझा लो, मेरे बेटे को फोन करना बंद कर दे। इतने दिन तो तू मेरी हर बात मानती थी, अब मुझे बदनाम करेगी क्या? मोहन गुस्से में बोला था। सुरभि, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने दिलो दिमाग में से सोमित का भूत उतार दे। मुझे अब दार्सिल सर के साथ जीना है। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं, इन्हें धोखा मत देना। अपने स्वर्गवासी माँ पापा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो अब रोने का नाटक करता उसे समझाने लगा था, क्योंकि यदि सुरभि वापस से सोमित के पास जाती तो इनके सुहावने सपने टूट जाते। वो सुरभि के चौधरी खानदान की बहू बनने के बाद नए नए सपने बुनने शुरू कर दिए थे। सुरभि बिल्कुल चुप हो गई थी। तेरे भैया ठीक कह रहे हैं सुरभि, अब दार्सिल ही तेरे पति हैं और यही घर तुम्हारा अपना घर है। तुम इनके पास रहोगी तो रंजन से भी बची रहोगी। सोमित का हाल तुमने रात में देखा था ना, वो तुम्हें रंजन से कभी नहीं बचा पाएगा। दार्सिल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देगा। हमारे समाज में कोई लड़का किसी लड़की की मांग भर दे तो 7 जन्मों के लिए उन दोनों का रिश्ता जुड़ जाता है। तुम यह दार्सिल को छोड़ भी दो तो गणेश चाचा तुम्हें सोमित के पास जाने नहीं देंगे। वो तुम्हें कभी अपने घर अपने बहू स्वीकार नहीं करेंगे। याद करो सुरभि, कल रात रंजन को बुला करके वही ले आए थे ताकि वो तुमसे शादी कर ले और सोमित का तुमसे पीछा छूट जाए। वो सुरभि को प्यार से समझा करके मोहन से बोली, हम लोग नीचे चलते हैं, पूजा की तैयारी में सहायता कर देंगे। कोई भी कदम उठाना तो सबके मान सम्मान और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान में रख लेना सुरभि। साथ ही ये भी याद रखना कि तेरे भाई में इस गुंडे का सामना करने का साहस बिल्कुल भी नहीं है। चेहरे को उदास बनाए बोलता मोहन बाहर निकल गया था। रूपा भी पीछे निकल गई थी। सुरभि धम्म से बिस्तर पर जा गिरी थी। क्या हुआ फुआ, आप उदास क्यों हैं? सोनी और मिट्ठू उसके अगल बगल लेट करके पूछने लगे थे। वो छत को घूरे जा रही थी।
आइए अम्मा। दरवाजा खटखटा करके ललिता और मीना आई थी। वो उठ बैठी। उन दोनों ने अपने हाथों में लाल रंग का खूबसूरत सा लहंगा और गहनों की शोकेस पकड़ रखा था। ये लो बहुरानी, इसे पहन करके आओ। जब ललिता ने सुरभि को शादी का नया जोड़ा पहनने को दिया तो वो चौंक गई थी। अम्मा, हमने तो दूसरा ड्रेस निकाला था ना, रात में रिसेप्शन के लिए, फिर ये इतना भारी लहंगा अभी पूजा में? बहुरानी, बड़े मालिक ने भेजा है, कहा है पूजा में पहनना है, फिर रात में पार्टी होगी तब वो ड्रेस पहनना है। वो मुस्कुरा करके बोली, आप ये पहन करके आइए। वो देखिए पार्लर से आ गई हैं आपको सजाने के लिए। मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाती हूँ, नीचे खेलेंगे। अपने साथ आई एक लड़की की तरफ वो इशारा की थी। सुरभि कपड़े थामती वाशरूम की तरफ चली गई थी। मुझे भैया भाभी की बात नहीं सुननी है, उनका बस अपने मतलब से मतलब है। मैं तो सोमित जी से प्यार करती हूँ और वो भी तो मुझसे प्यार करते हैं। वो मुस्कुरा करके कपड़े बदलते सोच रही थी, वो जब ठीक होंगे सबसे पहले मुझसे मिलने आएंगे। पुलिस स्टेशन में ना जाने मैंने कैसे कैसे बोल दिया था। हे भगवान, मैं तो सोमित जी से प्यार करती हूँ। दार्सिल सर तो मेरे बॉस हैं, उन्होंने ये सब मुझे रंजन से बचाने के लिए किया था। उन्होंने मेरी मांग भी इसलिए भर दी थी ताकि रंजन को लगे कि अब मैं दार्सिल सर की पत्नी हूँ और वो कभी भी मेरे पास आने की कोशिश ना करे। मैं तो दार्सिल सर के सर पर चढ़े जा रही हूँ। हे प्रभु, वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मैंने क्या कह दिया उनसे? उसे रास्ते वाली अपनी कही बात याद आ गई थी। आप मुझसे कभी जबरदस्ती मत कीजिएगा। हे भगवान, एक तो उन्होंने मुझे गुंडों से बचाया है और मैं उनको क्या सब बोलने चली थी। मैं सच में बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ हूँ। दार्सिल सर इतने हैंडसम हैं, उनकी डिसेंस पर्सनालिटी पर तो हजारों गर्लफ्रेंड होंगी। उन्हें मुझसे प्यार थोड़े ना है जो मेरे साथ जबरदस्ती करने आएंगे। वो खुशी से फिर हंसी थी। उन्होंने मुझे अपनी दोस्त बना करके मुझे खुद से दूर रहने को कहा है। ये बात वो इसलिए बोले होंगे ताकि मैं उन पर कोई पत्नी वाला हक ना जमाने लगूं। पर मैं भी तो कोई पागल थोड़े ना हूँ। वो तो हमेशा मेरे बॉस रहेंगे। मुझे बचाने के चक्कर में बेचारे सर ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। वो बेचारगी से दार्सिल के बारे में सोच रही थी। कोई बात नहीं, एक बार रंजन को सजा मिल जाए, मैं दार्सिल सर के पास से वापस चली जाऊंगी। वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेंगे। उसने सोचने के बाद खुल करके मुस्कुरा दिया था। ललिता जब सुरभि को सजा करके नीचे ले करके आई तो सबकी नजरें आश्चर्य से खुल गई थी। लाल लहंगे पर प्योर सोने की खानदानी जेवर थे। माथे पर बड़ा सा मांग टीका, नाकों में नथिया, दोनों कानों में झुमके और ओंठों पर लाल लिपस्टिक। कुल मिलाकर के सीढ़ियों से उतरती वो किसी रियासत की राजकुमारी लग रही थी। चौधरी जी तो दिली खुशी से मुस्कुरा दिए थे, पर रूपा की आंखें उसके भारी जेवर देख करके लालच से बाहर निकलने लगी थी। दार्सिल किसी कमरे में तैयार हो रहा था, वरना वो तो उसके रूप को देख करके बुत बन बैठता। ये लीजिए बड़े मालिक, आपकी बहू तैयार हो गई है। ललिता थोड़ा उदास हो करके बोली थी। बिल्कुल परी की तरह लग रही है हमारी बहुरानी। आज मालकिन होती तो जरूर इनकी नजर उतार देती। चौधरी जी भी थोड़ा उदास हो गए। आप उतार दीजिए अम्मा। दार्सिल व्हाइट और मेहरून शेरवानी में सजा आया था। वो भी किसी रियासत का राजकुमार जैसा सुंदर लग रहा था। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज आप हम दोनों की नजर उतार दीजिएगा। वो हंस करके इतने मान से बोला कि ललिता की आंखें झिलमिला गई थी। वो जल्दी से किचन की तरफ भाग गई थी। दार्सिल सुरभि के पास आ गया था। तुम दोनों ही बहुत सुंदर लग रहे हो, भगवान तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। चौधरी जी खुशी से गदगद थे। वो आज सच में अपनी पत्नी की कमी महसूस करने लगे थे। वो होती तो कितनी खुश होती। दार्सिल तो उनकी बात पर मुस्कुरा दिया था, पर वो शर्म से सर झुका ली थी। दार्सिल की नजरें सुरभि की तरफ उठी थी और वो पलकें झपकाना भी भूल गया था। उसकी सांसों की लय कुछ मधुर सी धुन गुनगुनाने लगी थे। उसने सोचा काश ये पल यूं ही रुकी
रहे। सुरभि की खूबसूरती को देख करके उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। उसके हाथ बेखुदी में सुरभि का हाथ पकड़े बैठे थे, पर कमबख्त उसके कंगनों ने खनक करके शोर मचा दिया था। उसके हाथों के एहसास से सुरभि ने चौंक करके उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में चाहत के प्यार भरे रंग झलक रहे थे। ये देख करके वो नर्वस हो करके अपना सर झुका ली, पर उसने अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया था। दार्सिल होश में आ गया था और अपनी बेखुदी पर हंस करके बालों में हाथ फेरने लगा। कल की परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थी। कल जब सुरभि दुल्हन बनी थी तो वो उसकी जुदाई में बिल्कुल टूटा हुआ था, पर आज सुरभि पर उसका पूरा हक था। वो अपनी हक भरी नजरों से उसे देखने लगा था। सुरभि नर्वस हो गई थी और शर्म से आंखें झुका करके दोहरी हुई जा रही। बहुत सुंदर लग रही हो सुरभि, उसने धीरे से सबकी नजरें बचा करके सुरभि के कानों के पास अपना मुंह ला करके कहा था। सुरभि की हथेलियों में नन्ही नन्ही पसीने की बूंदें आ गई थी। कुछ ही देर में ललिता राई और सूखी मिर्च मुट्ठी में भर करके आई थी। उन दोनों को एक जगह खड़ा करके बाएं हाथ से उनके चारों ओर 3 बार अपनी मुट्ठी घुमा करके एक नौकर को बुला करके घर के बाहर ले जा करके जला देने को कहा था। लीजिए छोटे मालिक, उतर गई आप दोनों की नज़र। अब आप लोगों को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। हंस करके वो बोली तो सब हंस पड़े। बड़े मालिक, पुजारी जी छोटे मालिक और बहुरानी को मंडप पर बुला रहे हैं, पवन आकर के बोला था। चलो बेटा, जो कमी कल रात रह गई थी वो अभी पूरी कर लेते हैं। चौधरी जी सबको लेकर के बाहर ग्राउंड में आ गए थे। आइए वर वधू आसन ग्रहण कीजिए। पुजारी जी की बात सुन करके सुरभि चौंक करके दार्सिल को देखने लगी थी। उसकी आंखों में भी अनभिज्ञता थी। अब दोनों एक साथ चौधरी जी की तरफ देखने लगे थे। वो मुस्कुरा करके पास आए थे। बेटा, तुम दोनों की अधूरी शादी हुई है। सिर्फ सिंदूर से मांग भरना ही शादी नहीं होता। 7 फेरे, 7 वचन और 7 कदम चल करके ही विवाह को सफल बनाते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद भी अति आवश्यक होता है। इसलिए मैंने पुजारी जी से शुभ मुहूर्त में तुम दोनों को सारे विधि विधान के साथ शादी कराने को कहा है। जाओ आसन पर बैठ जाओ। चौधरी जी बेहद प्रसन्नता से बोल रहे थे। दार्सिल तो अपनी शादी की बात सुन करके खुश हो गया था, पर सुरभि टेंशन में आ गई थी। कहाँ तो वो सोमित के पास जाने को सोच करके बैठी थी और यहाँ चौधरी जी उसकी शादी नियमानुसार करवाने पर तुले थे। उसने चारों ओर नजर घुमा करके देखा था। पूरे ग्राउंड में सैकड़ों कुर्सियों पर शहर के बड़े बड़े उद्योगपति सब बैठे थे। वो सब चौधरी जी के खास मेहमान थे। वो बेचैन हो करके अपने नाखून फर्श में रगड़ने लगी थी। दार्सिल उसके इस अदा को देख करके समझ गया कि वो टेंशन में है। पापा, बस 1 मिनट, बोलता वो सुरभि का हाथ पकड़ करके कुछ दूर अलग ले गया था। सुरभि, तुम परेशान मत हो। तुम्हें याद है ना मेरा वादा, मैं तुम पर कभी कोई हक नहीं जताऊंगा। तुम भले मेरी पत्नी रहोगी, पर हमेशा बस मेरी दोस्त बन करके रहना। चलो पापा का मान रख लेते हैं, नहीं तो सारे मेहमानों के आगे उनका सर झुक जाएगा। वो आगे बढ़ गया, पर सुरभि वहीं खड़ी रही थी। प्लीज सुरभि, चलो ना, मेरे खातिर चलो। हाथ पकड़े वो फिर से उसे मंडप में ले करके आ गया था। सुरभि अपने आंसू को सबसे छुपाती आसन पर उसके बाएं तरफ बैठ गई थी। सुरभि का दिल तड़प रहा था। कल भले रंजन से बचाने के लिए दार्सिल ने उसकी मांग भरी थी, पर आज तो सच में पूरे समाज के आगे उसकी शादी होने जा रही थी। वो वहां से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर इससे चौधरी जी का सर झुक जाता और वो कहीं शान से खड़े नहीं हो सकते थे। वो उसे अपनी बेटी की तरह नौकरी के पहले दिन से ही मानते आ रहे थे, पर कल रात से वो उनकी जान बन गई थी। कल से वो सुरभि को बिल्कुल कांच की गुड़िया की तरह ट्रीट कर रहे थे। सुरभि ने कनखियों से दार्सिल को देखा था। वो आंखों से उसे आश्वस्त करता खुश नजर आ रहा था। सुरभि ने सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया और खुद के मन को स्थिर करने लगी थी। 7 फेरों पहले उसकी भाभी ने गठबंधन किया था और मोहन ने उनके पवित्र बंधन को मजबूत कर दिया था। दार्सिल का हाथ थामे उसने 7 फेरे लिए थे। उसके बाद दार्सिल ने बेहद खुशी से उसकी मांग भरी थी और उसे मंगलसूत्र पहनाया था। अब पूरे विधान से
और पूरे समाज के आगे वो दोनों पति पत्नी बन चुके थे। सबका आशीर्वाद दिला करके ललिता उन दोनों को पूजा घर ले आई थी। चौधरी जी पुजारी जी के साथ पहले ही वहां आकर के बैठे थे और पूजा आरंभ हो गई थी। आकाश और मोहन सारे मेहमानों की देख रेख में लगे हुए थे। छोटे मालिक और बहुरानी, अब आप दोनों पूजा में बैठिए और अपने कुल देवता को स्मरण कीजिए। वो उन्हें वहां बैठा करके चली गई थी। पुजारी जी ने उन दोनों को तिलक लगाया था। सोनी और मिट्टू अपनी बुआ को सुंदर चेहरा बार बार देख करके चूम लेते थे। सुरभि सर से पैर तक लाल रंग में लाल परी जैसी लग रही थी। वो दोनों उसके रूप से बेहद खुश थे। दार्सिल को हर बार उन दोनों की हरकतों से हंसी आ जाती थी और वो शर्मा करके गठरी सी बन जाती थी। काश मुझे भी तुम दोनों की तरह ये हक मिलता, उसने बेहद हसरत से सोचा था। फिर अपनी इच्छाओं पर खुद ही शर्मा करके पूजा में ध्यान लगाने लगा। यजमान, पूजा समाप्त हुआ, अब आप लोग आरती कीजिए। पुजारी जी के कहने पर सबने मिल करके आरती की थी और फिर सबने भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा था। बहू, तुम अपने और अपने पति के लिए हमारे कुल देवता से आशीष ले लो। इनके आशीर्वाद से तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्मों तक अमर रहेगी। चौधरी जी बोले तो उन दोनों ने हाथ जोड़ लिए थे, पर सुरभि का मन बुझ गया था। हे भगवान, आपने सुरभि को मेरी पत्नी बना करके मेरा जीवन खुशियों से भर दिया। बस अब इसके मन में मेरे सच्चे प्यार का एहसास भर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दार्सिल के दिल ने कामना की थी, वहीं सुरभि की कुछ अलग ही मुराद थी। हे प्रभु, आप तो जानते हैं मैं अपने सोमित जी को भूल नहीं सकती। आप उन्हें जल्दी से स्वस्थ कर दीजिए, फिर वो आ करके मुझे अपने घर ले जाएंगे। अब सब कुछ आप ही कर सकते हैं प्रभु। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, पर आज मांगती हूँ, मुझे मेरे सोमित जी लौटा दीजिए। मुझ पर बस इतना सा उपकार कर दीजिए। वो आंसू छलकाती आंखों से प्रार्थना कर रही थी। कुछ देर बाद पुजारी जी को विदा करके सब हाल में बैठे खाना खाने लगे थे। चौधरी जी, मोहन, रूपा दोनों बच्चे और साथ में आकाश भी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दार्सिल तो सुरभि के लुबाहों रूप को जी भर करके देख ही नहीं पा रहा था, पर आकाश था कि उसकी नजर भटक करके सुरभि पर ही आ जा रही थी। बेटा, तुम दोनों कुछ देर आराम कर लो, फिर रात के रिसेप्शन के लिए तैयार होना। आप दोनों भी कुछ देर आराम कर लीजिए। आकाश, कुछ देर तुम भी रेस्ट ले लो, सुबह से काम करके थक गए होगे। वो खाते हुए सबको बोले थे। उन्होंने ललिता को सबके आराम करने का व्यवस्था करने को बोल करके दार्सिल से हंस करके बोले, कुछ देर तो मुझे भी आराम करना चाहिए, आखिर बुढ़ा जो हो गया हूँ। अरे पापा, मैं आपको कहने ही वाला था, आप भी कुछ देर आराम कीजिए। दार्सिल ने बेहद प्यार से कहा था। चलिए आप भी रेस्ट कीजिए। वो सब खा करके ऊपर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए थे, जबकि आकाश को ललिता ने पवन के साथ नीचे वाले एक कमरे में जाने को कहा था। वो दांत किटकिटाते हुए उसके साथ चल पड़ा। सुरभि, जा करके ड्रेस चेंज कर लो, कितना भारी है ना लहंगा तुम्हारा। दार्सिल और वो अपने कमरे में आ गए थे। ललिता ने बगल के एक कमरे में मोहन और रूपा को जाने को कहा था। नहीं, ठीक है, उदासी से बोल करके वो सोफे पर जा करके लेट गई। सुरभि, उठो, जाओ पहले चेंज कर आओ, तब तुमसे कुछ बात करनी है। दार्सिल जबरदस्ती उसे उठाने पास आया तो वो खुद ही उठ करके चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो नीले सादे कार्टन के सूट में बाहर आई थी। उसने सारे गहने भी उतार दिए थे। वो चेहरा धो करके बेहद निखरी लग रही थी। दार्सिल को उस पर टूट करके प्यार आ रहा था, पर उसकी आंखें देख करके वो चौंक गया था। सुरभि, क्यों रोई हो? वो उसके पास सोफे पर बैठ गया था। नहीं तो मैं नहीं रो रही थी, थोड़ा दूर खिसक करके वो उदासी से बोली थी। देखो सुरभि, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने या कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है। आज हमने फेरों के वक्त एक वादा लिया है ना। वो उसके हाथ को हौले से थामा था। सुरभि थरथरा उठी थी। मैं तुम्हारा हर परिस्थिति में साथ दूंगा। अपनी हर जिम्मेदारी एक तरफ और तुम्हारा ख्याल रखना एक तरफ होगा। मेरा पहला फर्ज तुम्हारे जरूरतों का ख्याल रखना है। तुम क्यों दुखी हो? तुम जो चाहोगी वही होगा। यहाँ तुम पर कोई रोक टोक नहीं होगा। यहाँ का सब कुछ अब तुम्हारा है।
तुम यहाँ की मालकिन हो, इस घर पर तुम्हारा हक है और मैं तो अब तुम्हारा ही हूँ। वो मुस्कुरा करके शरारती लहजे में बोला तो सुरभि उसे देखने लगी थी। सर, ये शादी नहीं होनी थी, मैं तो आपकी पीए थी, लोग क्या कहेंगे। फिर मैं तो सुमित जी से प्यार करती हूँ। और उनके ठीक होते ही दार्सिल ने उसकी बात आधी सुन करके ही उसका हाथ छोड़ दिया था और उठ करके चेंजिंग रूम में चला गया। अब इन्हें क्या हो गया, मैंने कुछ गलत थोड़े ना कहा है, वो सोचती फिर से लेट गई थी। ये लो, तुम दोनों की शाम की फ्लाइट है, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए घूम करके आओ। मलेशिया की बाली बहुत सुंदर जगह है, वहीं के होटल में तुम दोनों का कमरा बुक है। अब जाओ और फटाफट तैयारी करो। चौधरी जी सुबह सुबह नाश्ते के समय दार्सिल के सामने लिफाफा रखते हुए बोले थे। रात में उन दोनों का रिसेप्शन बहुत अच्छे से हुआ था। शहर से सारे लोग टूट करके आए थे। दार्सिल और सुरभि की जोड़ी को सबने बेहद सराहा था। लाल और गोल्डन कामदार लहंगे में सजी सुरभि और गोल्डन शेरवानी में दार्सिल की जोड़ी पर से मेहमानों की नजर नहीं हट रही थी। सबने उन दोनों की जोड़ी को जी भर करके आशीर्वाद दिया और नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का जम करके आनंद उठाया। सारे घर वालों को सोने में रात के 1:30 बज गए थे। अब सब सुबह के 10 बजे सब नाश्ते पर बैठे थे। चौधरी जी की बात सुनकर के सुरभि का पराठा गले में अटक गया था, वो खांसने लगी थी। दार्सिल ने पानी का गिलास उसके हाथों में थमाते हुए कहा था, धीरे धीरे खाओ सुरभि। पापा, अभी तो मैंने नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, कुछ दिन के बाद चले जाएंगे ना। दार्सिल सुरभि को देखते हुए बोला था। उसे कुछ उम्मीद बंधी थी। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर आकाश और शर्मा जी भी हैं ना मेरी सहायता के लिए। तुम आराम से जाओ और घूम फिर करके आओ, बस 15 दिनों का ही तो टूर है। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वो मुस्कुरा करके बोले और खाने लगे खाना। शाम में 7 बजे बहुत ही बुझे मन से सुरभि घर से विदा हुई थी। दार्सिल तो खुशी से मुस्कुरा रहा था, उसका चेहरा अंदरूनी खुशी से दमकने लगा था। चौधरी जी मोहन और रूपा अपने दोनों बच्चों सहित उनके साथ एयरपोर्ट आए थे। बेटा, परदेश में दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना, आपस में लड़ना मत और तुम सुरभि को कभी अकेला मत छोड़ना। चौधरी जी दोनों को ढेरों हिदायतें दे रहे थे। दार्सिल हंस दिया था। फ्लाइट टेक ऑफ करने का ऐलान कर दिया गया। दोनों सबका पैर छू करके विदा हुए थे। सुरभि ने दोनों बच्चों को प्यार किया और रूपा से उनका ध्यान रखने को। पापा जी, आप अपना ख्याल रखिएगा और समय से खाना जरूर खा लीजिएगा, कुछ भी लापरवाही नहीं चलेगी आपकी। मैं रोज अम्मा से आपकी खबर लिया करूंगी। सुरभि बुझे मन से ही पर मुस्कुरा करके उनसे बोली थी। चौधरी जी खुशी से खिल उठे थे। हाँ बहू, मैं अपने साथ सबका ध्यान रखूंगा, तुम भी अपना और दार्सिल का ध्यान रखना। खूब घूमना और खूब मस्ती करके वापस आना। जाओ अब। वो दोनों का सर सहलाते हुए विदा करने लगे थे। सुरभि नम आंखों से और दार्सिल खुशी से सामानों की ट्राली खींचता पोर्च की तरफ बढ़ गए थे। प्रभु, ये जब लौट करके आए तो जो प्रेम एक तरफा है मेरे दार्सिल का, वो मेरी बहू के दिल में भी प्रीत की जोत बन करके जल उठे। मेरी बहू मेरे बेटे को अपने दिल में जगह दे दे और दोनों का जीवन खुशियों से भर उठे। चौधरी जी दूर तक हाथ हिलाते हुए उन्हें जाता देख मन में प्रार्थना कर रहे थे। मित्रों, क्या सुरभि और दार्सिल के बीच की दूरियां मलेशिया के खूबसूरत बाली में मिट जाएंगी? क्या सुरभि अपने दिल की सच्चाई को पहचान पाएगी? जानने के लिए कल देखिए कहानी का अगला भाग। कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।